वो 4 लोग। एक गांव में हरी नाम की सुनीता और विनीता। हरी की बड़ी बेटी सुनीता की शिक्षा सिर्फ 8वीं तक ही थी, क्योंकि उस गांव में लड़कियों की पढ़ाई पर जोर नहीं दिया जाता था। लड़कियों को शुरू से ही चूल्हा चक्की रोटी और खाना बनाने पर ही जोर दिया जाता था। लेकिन छोटी बेटी जिद्दी स्वभाव की थी। उसकी जिद पढ़ाई के प्रति सबसे ज़्यादा थी। विनीता को बस आँख खुलते ही किताबें चाहिए होती थी। उसके माँ बाप तो बस इसी बात पर जोर देते थे, बेटा कितना पढ़ेगी, एक दिन तो चूल्हा चक्की रसोई घर संभालना है। उसे इस बात पर गुस्सा बहुत आता था, लेकिन उसकी जिद कम नहीं होती थी। समय के साथ बेटियां भी बड़ी हो गईं। सुनीता की पढ़ाई तो 8वीं तक ही रुकवा दी, लेकिन विनीता ने नहीं रोकी। सुनीता के रिश्ते आना शुरू हो गए, लेकिन सुनीता से कोई रिश्ते के बारे में पूछता ही नहीं था, क्योंकि उसके माँ बाप जहाँ चाहेंगे वहीं रिश्ता होगा। सुनीता की हाँ या ना का कोई मतलब नहीं था। विनीता ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप दीदी से क्यों नहीं पूछते कि उसे लड़का पसंद है या नहीं। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटी, समाज के 4 लोग क्या बोलेंगे कि माँ बाप की चलती है या नहीं। विनीता ने अपने पिता से बोला, पिताजी, ये समाज के 4 लोग कौन हैं जिनका आपको डर है। विनीता को डांटकर हरी ने बोला, 4 लोगों में उठना बैठना है मेरा। वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि लड़कियां अपनी मर्जी चलाती हैं। विनीता वहाँ से चली गई। विनीता भले ही जिद्दी स्वभाव की थी, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी थी। उसने अपनी बड़ी बहन से पूछा कि दीदी, आप कभी लड़का तक नहीं देखती और आंख बंद करके तैयार हो जाती हो कि जहाँ पिताजी चाहेंगे वहीं शादी करूँगी। सुनीता बोलती है, अगर मैंने अपनी मर्जी चलाई तो 4 लोग क्या कहेंगे। अब सुनीता की शादी तय हो जाती है। उसकी शादी किसी साहूकार के बेटे से होती है। परिवार में सिर्फ लड़के के पिता ही जीवित थे। शादी के दिन जब वरमाला का समय आया तो दूल्हा नशे में धुत खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। सुनीता तो अंदर ही अंदर रो रही थी तथा साथ में विनीता भी सोच रही थी कि ये कैसा समाज है जिसके डर से माँ बाप अपनों की बलि देने को भी तैयार हो जाते हैं। सुनीता की तो शादी हो गई, अब विनीता को अपने बारे में भी सोचना था। उसने पढ़ाई जारी रखी। उसने दिन रात मेहनत करके 89% नंबरों से 10वीं की परीक्षा पास की, लेकिन घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे चाहते थे कि इसकी भी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, जिससे बोझ कम हो। उधर सुनीता के ससुर का देहांत हो गया। सुनीता का पति अपने पिता के ध्यान पर भी शराब के नशे में था। इधर विनीता की पढ़ाई के साथ रिश्ते भी आते थे। एक दिन हरी ने विनीता का रिश्ता उससे पूछे बिना ही कर दिया। विनीता ने सोचा कि अब क्या होगा। काफी देर सोचने के बाद उसने एक रास्ता निकाला। जब पक्की की रस्म शुरू हुई तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर जोर जोर से हंसने लगी। लड़के वाले चौंक गए। विनीता ने ऐसा प्रतीत करवाया कि उसमें कोई आत्मा का वास है और जो उससे शादी करेगा मारा जाएगा। लड़के वाले अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से चल दिए। ये बात पूरे गांव में फैल गई, लेकिन विनीता अंदर ही अंदर खुश थी कि पीछा तो छूटा अनचाहे रिश्ते से। हरी बहुत दुखी हुआ ये सब जानकर कि विनीता पर आत्मा का वास है। हरी को अभी भी समाज के 4 लोगों का डर था कि बेटी की बदनामी ना फैल जाए। उधर सुनीता का पति शराब और जुए में ज्यादा लिप्त रहने लगा। सुनीता के ससुर जो घर छोड़ गए थे उसे बेचकर किराए के घर में रहने लगे। इधर विनीता की इंटरव्यू हो गई थी। लोग ताने मार रहे थे कि ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा जिसके अंदर आत्मा रहती हो। एक दिन हरी उसे झाड़ फूक बाबा पर ले गया। उसने विनीता के ऊपर मंत्र पढ़ने चालू कर दिए।
विनीता अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि मैंने तो बस नाटक किया है। बाबा बोल रहा था कि देखो, ये आत्मा हंस रही है। अब देखो, मैं इसे सबक सिखाता हूँ। विनीता और जोर से हंसने लगी। उसे ये लग रहा था कि बाबा सबको पागल बना रहा है। गांव के लोग भी यही सोच रहे थे कि यह कोई आत्मा है जो हंस रही है। बाबा ने भभूत फेंकी। विनीता अपनी हंसी और नहीं रोक पा रही थी। बाबा ने डंडे से विनीता की पिटाई चालू कर दी और सबसे बोल रहा था कि मैं आत्मा को सबक सिखा रहा हूँ। विनीता ने उसी डंडे से बाबा की पिटाई चालू कर दी। गांव के सभी लोग भाग खड़े हुए। विनीता सोच रही थी कि वहां से सभी लोग भाग खड़े हुए, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। पिताजी को तो ऐसे समाज की ही चिंता लगी रहती है कि कोई क्या कहेगा। उधर सुनीता का शादीशुदा जीवन नर्क बनता जा रहा था। उसका पति और ज्यादा शराब जुए की लत लगा बैठा था। उसे इतनी भी चिंता नहीं थी कि घर में कुछ खाने को है या नहीं। सुनीता ने रसोई के सामान के लिए उधार सामान लाना चालू कर दिया था, लेकिन उधार देने वाले कभी न कभी तो पैसे मांगते। सुनीता ने अपने पति से उधार चुकाने को कहा तो इस बात पर वह उसे मारता पीटता और बोलता कि अपने मायके से लेकर आ। सुनीता घुट घुट कर जीने लगी थी। इधर विनीता की बीए की पढ़ाई भी पूरी होने जा रही थी, जो वह गांव से दूर शहर से कर रही थी। गांव के लोगों को उसका शहर में आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हरी ने विनीता से मना किया उसे शहर जाने के लिए, लेकिन विनीता तो जिद्दी थी। अपने पिता से बोली, क्यों ना जाऊं शहर पढ़ने को, शादी तो अब हो नहीं रही, पढ़ाई तो कर सकती हूँ। हरी ने फिर से समाज के 4 लोगों की चिंता जाहिर की। विनीता गुस्से में बोली, कौन है ये 4 लोग किसी के जीवन का फैसला करने वाले। उधर सुनीता अपने मायके आ गई कुछ पैसों की मदद मांगने और माँ बाप से बोली, जल्दी वापस कर दूंगी। लेकिन माँ बाप को क्या मालूम ये पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। इधर विनीता की कॉलेज के अंतिम दिनों में एक अमीर लड़के से दोस्ती हो गई। लड़का विनीता को पसंद करता था, लेकिन वह निम्न जाति का था। सुनीता फिर से मदद मांगने आ गई। हरी ने पूछा, बेटी सब ठीक तो है ना। सुनीता रो पड़ी। विनीता उसके पास आई और देखा उसके बदन पर चोट के निशान हैं। उसने सुनीता से पूछा कि दीदी ये चोटें कैसे आई। सुनीता ने अपनी दुख भरी कहानी बयां करी कि वे मुझे रोज पीटते और चूल्हे की जली हुई लकड़ी से जलाकर यातना देते हैं। विनीता और उसके माँ बाप रोने लगे। हरी ने अपना खेत बेचकर सुनीता को पैसे दिए और घर जाने को कहा, लेकिन विनीता ने विरोध किया कि ऐसे घर वापस भेजना ठीक नहीं है जहाँ जीवन नर्क हो। लेकिन हरी को अभी भी समाज की चिंता थी। सुनीता अपने घर चली गई। उसका पति बहुत खुश हुआ इतने सारे पैसों को देखकर, क्योंकि अब तो उसके शौक और आसानी से पूरे होंगे। इधर विनीता का दोस्त महेश, जो उसे पसंद करता था, विनीता भी उसे पसंद करती थी, लेकिन महेश के निम्न जाति होने के कारण इजहार नहीं करती थी। महेश ने विनीता से बोला कि मेरी शादी होने वाली है। विनीता ने दुखी मन से बोला कि ये तो अच्छी बात है, कर लो शादी। महेश बोला, लेकिन मैं तो तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं अपने माँ बाप को मना लूंगा, तुम अपने घर वालों से भी बात कर लो। विनीता ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हम ऊंची जाति के हैं। महेश बोला, प्यार धर्म जाति नहीं देखता। तुम इसलिए मना कर रही हो कि मैं निम्न जाति का हूँ। तुम्हें तो मैं समझदार समझता था। बस यह कहकर वह वहां से चला गया। विनीता को भी अच्छा नहीं लगा ये बात बोलकर कि वे सोचने लगी कि मैं वही विनीता हूँ जो समाज के 4 लोगों का विरोध करती हूँ और पिताजी को कोसती हूँ। आज सिर्फ जात पात के लिए किसी का दिल तोड़ दिया। उधर सुनीता गर्भवती थी और उसके पोषण की चिंता करने वाला कोई भी नहीं था। पति तो शराब के समुद्र में डुबकी लगा रहा था। हरी को उसकी हालत के बारे में मालूम पड़ा।
उसने उसे घर बुलाना चाहा, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने कह दिया कि लड़की अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। विनीता ने अपने पिता से बहस के बारे में बताया। हरी ने विनीता की पिटाई कर दी और बोला कि इसलिए तू शहर पढ़ने जाती थी और लड़का भी निम्न जाति का है, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उसके पिता ने उसका शहर जाना बंद करवा दिया, लेकिन उसके बीए की परीक्षा तो पूरी हो चुकी थी, बस परिणाम का इंतजार बाकी था। विनीता बस गांव में ही रहने लगी। उसने दूर दुकान पर लगे एसटीडी से महेश को फोन किया और माफी मांगी। महेश नाराज होते हुए भी उसकी मदद करना चाहता था। महेश ने विनीता से बोला कि कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे तुम पर पूरे गांव को नाज हो। तुम अपनी डिटेल मुझे कैसे न कैसे दो, जिससे मैं तुम्हारा सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर दूं। उधर सुनीता की डिलीवरी का समय आ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन उसका पति तो बस नशे में धुत था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनीता ने जमीन पर लेटकर एड़ी रगड़ रगड़ कर बच्चे सहित दम तोड़ दिया। आस पड़ोस थोड़ा दूर था तो लोगों को देर से मालूम हुआ। सुनीता के मायके वाले वहां पहुंचे। विनीता ने सबके सामने अपने पिता को ऊंची आवाज में सुनाया और बोली, पिताजी कहाँ गए आपके वे 4 लोग? इन्हीं की वजह से तो ही आपने दीदी का जीवन तय किया था। विनीता ने अब पूरे जोर से और चिल्लाया, कहाँ है समाज के लोग जो हम लड़कियों का जीवन तय करते हैं? हरी कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि विनीता इस समय सही थी। सुनीता के अंतिम संस्कार के बाद जब विनीता का रिश्ता आया तो हरी ने उस रिश्ते से मना कर दिया और बोला, विनीता अपने जीवन का फैसला खुद करेगी। सुनीता की तरह मैं समाज के तानों की परवाह की वजह से उसे नर्क में नहीं झोंक सकता। विनीता ये सब सुनकर चौंक गई। गांव वालों ने हरी से पूछा कि तू किससे करना चाहता है अपनी बेटी का रिश्ता? हरी ने बोला, वह जिसको पसंद करती है, वह एक निम्न जाति से है। गांव वालों ने मुंह पर हाथ रखा और निम्न जाति की बात सुनकर ऐसे चौंक गए कि बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। वह हरी से बोले, तू हमारी बिरादरी की नाक कटवाएगा। हरी गांव वालों पर बरस पड़ा और बोला कि कहाँ गई थी ये बिरादरी जब मेरी बेटी दम तोड़ रही थी? किसी ने भी नहीं सोचा कि उसके हालचाल भी ले ले। उसे नर्क में झोंकने का श्रेय हम सबकी सोच को जाता है। हरी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। काश सुनीता की शादी से पहले होता तो उसकी बड़ी बेटी जिंदा होती। हरी ने विनीता की शादी महेश से करवा दी। अब हरी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज के 4 लोग क्या कहेंगे। बच्चों की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। विनीता अब अपने ससुराल चली गई। उसने वहां भी पढ़ाई जारी रखी। कुछ सालों तक गांव वालों ने हरी और उसकी पत्नी से नाता तोड़ लिया था। कुछ समय बाद विनीता एक बड़ी गाड़ी तथा उसके संग पुलिस की जीप भी उसके साथ गांव में आई। गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई ये देखने के लिए कि इतने ठाठबाज से कौन आया है। गांव वालों को यह मालूम पड़ा कि ये तो विनीता है जो एक बहुत बड़ी अधिकारी बन चुकी है। पूरे गांव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके माँ बाप को उस पर नाज हुआ। गांव की लड़कियां भी अब विनीता बनने की सोच रही थी। गांव का स्कूल जिसमें विनीता पढ़ी थी, उस स्कूल ने विनीता को सम्मान के लिए बुलाया। विनीता गांव की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। दोस्तों, ये सिर्फ चंद लोगों की सोच है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। आज के शिक्षित समाज में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। और आज के दौर में तो लड़कियों की पहुंच तो अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। लड़का और लड़की में भेदभाव सिर्फ वह समाज करता है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सभी को शिक्षित होकर देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे देश को इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट की जरूरत है। क्या पता वह लड़की ही हो और क्या पता वह किसी छोटे गांव से हो।
दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप भी 4 लोगों की परवाह ना करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।